राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। The President has proclaimed emergency. एक तरफ सबसे बड़े लोकतंत्र की सरकार चलाने वाली महिला और दूसरी तरफ इतिहास हो चुकी राजशाही की उभरती राजनीतिक शक्ति, एक दुनिया की सबसे ताकतवर महिलाओं में शुमार और दूसरी दुनिया की सबसे खूबसूरत महिलाओं में एक, दोनों का राजनीतिक बैर और देश में इमरजेंसी का दौर। इमरजेंसी के दौर पर बनी फिल्म बादशाहो इंदिरा गांधी और राजमाता गायत्री देवी की कहानी से जरा मिलती जुलती है। ये काल्पनिक कहानी है, लेकिन हम जो आपको दिखाने वाले हैं ये असली कहानी है। इस कहानी में खुद इंदिरा गांधी हैं और जयपुर राजघराने की राजमाता गायत्री देवी। इस कहानी में है इमरजेंसी के दौर की अराजकता, लोकतांत्रिक अधिकारों का खात्मा और सत्ता की ताकत दिखाने की सनक के साथ साथ एक बड़े खजाने की लूट। और शाही खजाने की लूट की कहानी शुरू होती है पहाड़ी पर बने इस मोती डूंगरी महल से। आपातकाल के दौर में मोती डूंगरी महल ही गायत्री देवी का निवास हुआ करता था। साल था 1975 और महीना फरवरी। मोती डूंगरी महल गुनगुनी धूप सेक रहा था। सजा धजा महल चहल पहल से भरपूर था। राजमाता गायत्री देवी अपने इसी बेडरूम में आराम कर रही थी। अब जो होने वाला था उसका किसी को अंदाजा तक नहीं था। किसी ने नहीं सोचा था कि महल की सारी सुरक्षा को भेद कर कुछ लोग पूरे महल पर कब्जा कर लेंगे। सुबह सुबह के वक्त का टाइम था और मेरे पास में जो हमारे स्टाफ था, राजमाता साहब के बटलर थे, उनके जो स्टाफ था यहाँ पर, उनका हमारे पास मैसेज आया मेरे पास में सुबह सुबह कि यहाँ कई अफसर और कई गाड़ियाँ मोती डूंगरी में आई हुई हैं और राजमाता साहब के कमरे में वो दाखिला चाहते हैं। राज परिवार के साथ ऐसा वाकया कभी पेश नहीं आया था। कुछ अधिकारी जबरन राजमाता के बेडरूम में घुस आए थे और राज परिवार असहाय खड़ा था। अब तक ये तो पता लग चुका था कि ये अधिकारी ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय से आए हैं, लेकिन क्यों आए थे ये किसी को नहीं पता था। मोती डूंगरी के आलीशान महल में तलाशी होती रही। राजमहल में सब बेबस इस हालात को देखते रहे। राघवेंद्र सिंह बताते हैं कि ईडी के अधिकारियों ने गायत्री देवी को बेडरूम से जबरन निकाल दिया। जो भी मिली उनको, चाहे कुछ डॉलर मिले, कुछ पाउंड मिले, कुछ करेंसी मिली पड़ी, उन्हीं सबको निकाल के उन्होंने उस पर कार्रवाई करना शुरू कर दिया कि हमें फॉरेन करेंसी इनके कमरे में मिली है और ये फेरा के कानून में हम इनके खिलाफ केस बना सकते हैं। मोती डूंगरी महल में तलाशी हो चुकी थी। अब तक गायत्री देवी के महल से कोई बेशकीमती चीज नहीं मिली थी। मिले थे महज कुछ डॉलर, पाउंड और महारानी के जेवरात। लेकिन ईडी के अधिकारियों को कुछ खास चीज की तलाश थी जो अब तक पूरी नहीं हुई थी। अधिकारी दूसरे दिन फिर मोती डूंगरी महल जा धमके। इस बार उनके हाथों में मेटल डिटेक्टर थे। अधिकारियों के साथ आई टीम ने मेटल डिटेक्टर के साथ महल की टोह लेनी शुरू की। कुछ देर बाद महल के पोर्च में नीचे जैसे ही धातु होने के संकेत मिले, हथौड़े पोर्च पर बरस पड़े। महारानी गायत्री देवी ने अपनी आत्मकथा अ प्रिंसेस रिमेंबर्स में जिक्र किया है कि पूर्व महाराजा मान सिंह द्वितीय ने जयपुर के नाहरगढ़ किले से भारी भरकम खजाना मोती डूंगरी महल में शिफ्ट किया था। इस खजाने के लिए पोर्च के नीचे स्ट्रॉन्ग रूम बनवा दिया गया था। मेटल डिटेक्टर से 3-4 दिन तक जो कार्रवाई करते रहे, उसमें फिर जाकर के जो पोर्च था, हमारा जो गाड़ियाँ ऊपर आती थी, पोर्च था और पोर्च के जरिए से सीढ़ियाँ ऊपर कमरे में जो आती हैं, उस पोर्च में उनको मेटल डिटेक्टर के जरिए से ऐसा लगा कि कुछ है। और उस पोर्च को खोदने पे उसके नीचे, पोर्च के जो ग्राउंड फ्लोर थी उसके नीचे उनको जो भी सामान मिला वो उन्होंने कॉन्फिस्केट किया
और कई टाइम तक उसके ऊपर केस चला। मोती डूंगरी का खजाना लूटा जा चुका था। सरकारी ट्रकों में भरकर उसे दिल्ली रवाना कर दिया गया था। लेकिन अब तक राजमाता गायत्री देवी भांप चुकी थी कि ये सिलसिला यहीं नहीं थमने वाला। गायत्री ने अपने निजी सचिव राघवेंद्र सिंह को अपने दूसरे महल की जिम्मेदारी सौंप दी। मैंने राजमा साहब से जिक्र किया कि हुक्म आगे क्या करना है, क्या आप बताएं, तो उन्होंने यही कहा कि अभी देखते हैं क्या होता है, पर आप लिली पुल पे ध्यान देना, क्योंकि लिली पुल नीचे थोड़ा सा यहाँ मोती डूंगरी से नीचे ही राजमा साहब ने अपना एक नया रेजिडेंस कायम कर दिया था और कुछ ही महीनों में वो मोती डूंगरी से वहाँ शिफ्ट होने वाले थे, तो काफ़ी सामान उनका वहाँ ऑलरेडी शिफ्ट हो चुका था। मोती डूंगरी महल में लगातार 2 दिन से रेड हो रही थी। राज परिवार सरकार का इरादा जान चुका था। अब मकसद था अपने दूसरे महलों की संपत्ति को बचाना। इसी सिलसिले में राघवेंद्र सिंह को गायत्री देवी ने लिली पुल महल रवाना कर दिया। राघवेंद्र अपनी जीप लेकर तत्काल लिली पुल पहुंचे। लिली पुल में राजमाता के बेडरूम से हीरे जवाहरात और कीमती सामान निकालकर जैसे ही अपनी जीप में रखा, आयकर की रेड लिली पुल पर भी पड़ चुकी थी। आयकर अधिकारियों ने पूरा महल छान मारा, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा। इस बीच में वो उस जीप की तलाशी लेना भूल गए जिसमें कीमती सामान रखा था, इसलिए लिली पुल के जेवरात बच गए। लेकिन रेड इससे भी बड़ी होने वाली थी। इमरजेंसी लागू करते वक्त इंदिरा गांधी ने भले ऐलान किया था कि इससे आतंकित होने की जरूरत नहीं, लेकिन जब से देश में इमरजेंसी लागू हुई तब से इंदिरा एक एक कर अपने विरोधियों को कुचलने में जुटी थी। सरकार अपनी मर्जी के मुताबिक काम कर रही थी। अब तक गायत्री देवी के 2 महलों को खंगाला जा चुका था, लेकिन अब नजर थी उस खजाने पर जिसके बारे में कई किस्से मशहूर थे, जिसके बारे में कहा जाता था कि ये कभी खत्म नहीं हो सकता, जिसे राज परिवार के किसी राजा ने नहीं देखा था और जो बेशकीमती थे। जयगढ़ फोर्ट है और मोती डूंगरी है। इनका क्या है कि इनके चौकीदार जो होते थे वो मीणा फैमिली से होते थे और पीढ़ी दर पीढ़ी होते थे। उनके अलावा अंदर कोई हिजाइनस भी अगर अंदर जाते थे तो पट्टी बांध के जाते थे। सरकार की नजर जयगढ़ के खजाने पर थी। अरबी भाषा में लिखी गई पुस्तक हफ्स तिलिस्मात आम्बेरी और जयपुर रियासत के बीजक के मुताबिक खजाना जयगढ़ किले में बने 7 विशेष टैंक में दबा था। सरकारी अधिकारियों की टीम फोर्स के साथ किले में दाखिल हुई। पहले जयगढ़ पैलेस का फर्श तोड़ा गया, फिर वो 7 विशेष टैंक, जिनके बारे में कहा जाता था कि हर टैंक में बेशुमार दौलत थी। तोड़फोड़ के बाद जयगढ़ किले के टैंकों से कितना खजाना मिला, ये कोई सही नहीं जानता। गायत्री देवी ने आत्मकथा में जिक्र नहीं किया कि जयगढ़ फोर्ट से कितना खजाना मिला। जयगढ़ में भी ज़्यादा उनको इस प्रकार की कोई चीज़ें नहीं मिली, सिवाय पुराने हथियार, पुराने बंदूकें, ढाल, तलवारें और ख़ास तौर से कोई कॉइन वगैरह जो पुराने होते हैं, वही ज़्यादा उनको वहाँ मिले। गायत्री देवी के नजदीकी बताते हैं कि सेना के कई ट्रक भरकर जयपुर से दिल्ली ले जाए गए थे। 3 दिन तक जयपुर दिल्ली हाईवे बंद रहा, केवल सेना के ट्रक थे। जो रेड हुई थी, जब पूरा जो जयपुर दिल्ली हाईवे क्लोज कर दिया था 3 दिन के लिए और काफी ट्रक्स आए थे, खूब सारी बातें चली कि काफी ट्रक्स में सामान गया। हाँ, ऐसा खूब हुआ, अखबारों में भी ऐसा बहुत छपा। जयगढ़ के खजाने पर दावा पाकिस्तान ने भी ठोक दिया था। पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने इंदिरा गांधी को पत्र लिखकर कहा कि ये खजाना आज़ादी से पहले का है, इसलिए हक पाकिस्तान का भी है। जवाब में इंदिरा गांधी ने भुट्टो को लिखा कि जयगढ़ के अंदर कोई खजाना नहीं मिला। महलों के खजाने लूटे जा चुके थे। अब महलों में रहने वालों के जेल जाने की बारी थी। साल था 1975 और महीना जुलाई।
सियासी पारे के साथ मौसम का पारा भी चढ़ चला था। उस समय गायत्री देवी लोकसभा सदस्य थी। 33 एपीजे अब्दुल कलाम रोड उस वक्त ये हुआ करता था औरंगजेब रोड। 30 जुलाई 1975 को एकाएक पुलिस आती है महारानी गायत्री देवी के सरकारी निवास पर। इस जगह पर महारानी गायत्री देवी उस वक्त रहा करती थी और कहा जाता है उनसे कि हमें आपको गिरफ्तार करना है। दरअसल इस मोती डूंगरी के महल में गायत्री देवी के बेडरूम से जो डॉलर, पाउंड और सोने के सिक्के मिले थे, उसी आधार पर अघोषित संपत्ति और विदेशी मुद्रा की स्मगलिंग का आरोप लगाकर गायत्री देवी को गिरफ्तार किया गया था। गायत्री देवी की गिरफ्तारी का विरोध माउंटबेटन ने भी किया था और महावीर चक्र से नवाजे जा चुके भवानी सिंह की गिरफ्तारी के विरोध में सेना खड़ी हो गई थी। लेकिन इमरजेंसी के दौर में किसी की सुनवाई नहीं थी। जो महावीर चक्र विजेता जिनके ऊपर इंडियन आर्मी को गर्व है, महाराजा भवानी सिंह जी, उन्होंने भी कोई प्रोटेस्ट नहीं किया। ये उनकी शालीनता दिखाती है। और जो इंदिरा गांधी ने किया, ये उनका घटियापन था। गायत्री देवी और बेटे भवानी सिंह को तिहाड़ भेज दिया गया था। दुनिया भर में इसका विरोध हुआ, लेकिन इंदिरा गांधी ने मानो ठान रखा था महारानी को मिट्टी में मिलाना है। वो महारानी जो मौसम के लिहाज से हिंदुस्तान और लंदन के महलों में रहती थी। 400 नौकर सेवा टहल में थे, अब एक छोटे से सेल में बंद थी। नेचुरली जब मिले तब पूछा कि हुक्म आप कैसे हैं, तो यही जवाब मिला कि मेरे को ऐसे मुझे ऐसे लोगों के साथ रखा गया है कि मुझे बहुत ही प्रोस्टिट्यूट्स और इन लोगों के साथ रखा गया है। हमारी महारानी तो गर्मी में दिल्ली, वहाँ लंदन चले जाया करती थी और फिर वापस लौटती थी। शान शौकत वाली महारानी ने 156 रातें जेल में बिताई। गायत्री देवी ने अपनी आत्मकथा में जिक्र किया कि पूरी जिंदगी में पहली बार किसी एक जगह पर 156 रातें बितानी पड़ी, वो भी बेहद खराब माहौल में। ये चिट्ठी रानी ने जेल से ही लिखी थी। इतनी बड़ी महारानी रही हुई, उनको इस तरह से थर्ड ग्रेड लोगों के बीच में, जैसे क्या बताएं आपको, कॉल गर्ल्स होती है और चोर चकेरे होते हैं, उनके साथ रखा गया। कुछ महीने के बाद भवानी सिंह को पैरोल पर रिहा कर दिया गया। गायत्री देवी अकेली जेल में रह गईं। अपनी आत्मकथा में उन्होंने लिखा कि डर था कि मौत जेल में ही होगी, शायद ही बाहर जा पाए। इंदिरा गांधी गायत्री देवी के बाद सबसे ज्यादा किसी से परेशान थी तो वो थी विजय राजे सिंधिया। लेकिन कुछ वक्त बाद गायत्री देवी को पहले दांतों में परेशानी हुई, फिर पेट में। बीमारी बढ़ने पर 11 जनवरी 1976 को गायत्री देवी को पैरोल पर रिहा कर दिया गया, लेकिन पब्लिक मीटिंग की इजाजत नहीं थी। राजमाता गायत्री देवी जेल से तो रिहा हो चुकी थी, लेकिन सत्ता के आतंक से नहीं। आखिर क्या वजह थी कि इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के दौरान राज परिवार को कुचलने की पूरी कोशिश की? क्यों जयपुर राज परिवार का खजाना हथियाने के लिए रेड की गई? आखिर इंदिरा गांधी को गायत्री देवी से क्या डर था? इंदिरा गांधी गायत्री देवी को एक बड़े राजनीतिक प्रतिद्वंदी और संकट के तौर पर देख रही थी। हिंदुस्तान ही नहीं, देश के बाहर भी गायत्री देवी बेहद लोकप्रिय थी। ये लोकप्रियता तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को रास नहीं आई। स्वतंत्र पार्टी was very strong from everywhere. They were winning. So he said, "Okay, next we are hoping that I think it will be you who will be PM." And Gayatri Devi just smiled and she said, "Age is not on my side. If it was, I would have tried." And the topic was closed. But Indira Gandhi was there when all this happened. स्वतंत्र पार्टी के गठन के बाद राजगोपालाचारी गायत्री देवी को सियासत में ले आए थे। इसके बाद से ही वो राजस्थान में कांग्रेस के लिए खतरा बन गई थी। दुनिया में उनकी जो पॉपुलैरिटी थी वो इंदिरा गांधी के लिए खतरा बन गई थी। इंदिरा गांधी को ये लग रहा था
कि कहीं यह जयपुर राजघराना पूरे हिंदुस्तान के राजा महाराजाओं को पृथ्वी पर खत्म करने के बाद एकजुट करके हमारे खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ कोई बड़ा राजनीतिक दल का गठन राष्ट्रीय स्तर पर ना करते। कहते हैं कि पहले जनता पार्टी, फिर जनसंघ और अब भारतीय जनता पार्टी जिस बुनियाद पर खड़ी है वो गायत्री देवी ने ही स्वतंत्र पार्टी की ताकत के रूप में खड़ी की थी। जेल से रिहा होने के बाद गायत्री देवी की दिलचस्पी सियासत में नहीं रही, लेकिन उन्होंने 1977 में जनता पार्टी के लिए प्रचार किया, हालांकि खुद चुनाव नहीं लड़ा। इमरजेंसी के बाद महारानी का राजनीतिक करियर ही खत्म हो गया।